Hello everyone. In last class we have started second unit and I have discussed the rectifier circuits, and in last class we have discussed the circuit with RL load. This is the circuit which we have discussed, that the rectifier circuit we are using with the RL load, and we have discussed this waveform also. Now we will calculate the voltage and current of this circuit. See here, I have pasted the पेज ऑफ बुक। मैंने अपनी बुक का पेज यहाँ पर लगाया है और इसी में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि आई डोंट हैव अ पेन पेड जिससे कि मैं लिख सकूँ, तो आप इसको कंसिडर करिए। इसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता दूँगी कि इसको ये कैलकुलेशन जो किया है ये पूरा ये कैसे किया है। सो लेट्स स्टार्ट। ये देखिए हमने यहाँ पर वोल्टेज इक्वेशन लिखी है। यदि इस सर्किट की हम वोल्टेज इक्वेशन लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगी, जब ये थायरिस्टर ऑन कंडीशन में होगा तो यदि हम देखें तो ये एक आर एल सर्किट, सिंपल आर एल सर्किट फॉर्म कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, वी एस इज इक्वल टू ड्रॉप अक्रॉस दिस इंडक्टर, जिसको कि हम क्या लिखेंगे, वोल्टेज एल डी आई बाई डी टी, और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, जिसको कि हम क्या लिखेंगे, आर इंटू आई ओ। तो इस तरीके से हमें ये वोल्टेज इक्वेशन मिल जाएगा सिंपली इस सर्किट का। मेरी बात समझ में आई? यहाँ पर हमने केवल केवीएल लगाया है। आप समझिए कि बस यहाँ पर एक आर लगा हुआ है, एक एल लगा हुआ है, और इसको हमने एक एसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है। तो यदि हम इसका वोल्टेज इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, दिस इज वी एस की वैल्यू है हमारी वी एम साइन ओमेगा टी, इक्वल टू इस रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप आर इन टू आई, और इस इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप एल डी आई बाई डी टी। आई थिंक एम आई क्लियर? अब ये जो आईओ लोड है, इस आईओ लोड करंट को हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसमें जो ऑपरेशन है वो एक तो स्टडी स्टेट होगा और एक ट्रांजिएंट होगा। मींस जैसे ही आप सर्किट को ट्रिगर ऑन करोगे तो ट्रांजिएंट कंडीशन अपीयर होगी, बट आफ्टर अ सम टाइम इट विल इन द स्टडी स्टेट। इसलिए इस करंट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक होगा हमारा स्टडी स्टेट करंट, जिसको कि हम आई एस से देंगे। तो सिंपली यदि ये एक जेड फॉर्म कर रहा है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो आई को हम क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ओके, यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी जब ये स्टडी स्टेट में, तो हम इसकी करंट की वैल्यू लिखेंगे वी एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि क्या है, जेड के इक्वल है। व्हाट इज दिस, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, दिस इज द जेड इज इक्वल टू हमने लिया है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो वी एम अपॉन जेड क्या हुआ हमारा, आई मैक्सिमम हुआ, और साइन ओमेगा टी। अब साइन ओमेगा टी माइनस फाई हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये एक इंडक्टिव सर्किट है। इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग करता है, तो हमने इस फाई एंगल को सपोज कर लिया कि द करंट इज लैगिंग विद दिस एंगल। ओके, तो यदि मेरा वोल्टेज है वी एम साइन ओमेगा टी, तो करंट क्या होगा, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ठीक है, और फाई क्या होगा, फाई वुड बी टेन इनवर्स एक्स बाय आर, वेर एक्स इज इक्वल टू ओमेगा एल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाई इज द एंगल बाय विच द करंट आई एस लेग्स द वी एस। ओके, अब हमें निकालना है इसकी ट्रांजिएंट कंडीशन। तो जो ट्रांजिएंट कंडीशन हमें निकालनी है उसको हम फोर्स्ड फ्री इक्वेशन के थ्रू निकालेंगे। फोर्स्ड फ्री इक्वेशन मतलब कि यदि ये वोल्टेज सोर्स यहाँ पे कनेक्टेड नहीं हो, ये शॉर्ट सर्किटेड हो, उस कंडीशन में हम इसको निकालेंगे। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हमने आरएल की इक्वेशन पढ़ी थी, तब सॉरी सर्किट पढ़ा था, तब हमने क्या देखा था, एक बार मैं आपको इसकी वेव फॉर्म दिखाती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि वाई वी आर टेकिंग दिस वी एस जीरो। देखिए ये यहाँ पर इस पॉइंट पर वी एस क्या हो गया, जीरो हो गया। इस पॉइंट पे वी एस जीरो हो गया और वोल्टेज भी नेगेटिव में चला गया और करंट इज कंटिन्यूसली फ्लोइंग ड्यूरिंग दिस
पोजीशन। तो इस पोजीशन पर हम इस Vs को क्या, ये इसकी ट्रांजिएंट कंडीशन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो इसकी स्टडी स्टेट चल रही थी, बट जैसे ही ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई पे Vs 0 हुआ तो यहाँ पर एक ट्रांजिएंट अकर हुआ। तो इसलिए ट्रांजिएंट करंट के लिए जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो इस Vs को क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, जो कि इस पॉइंट पर 0 हो गया है। ओके, तो यहाँ पर जब हम इस Vs को 0 करके इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन वुड बी सिमिलर, इस करंट की जगह हम क्या लिख देंगे, आई टी करंट लिख देंगे, एंड आई टी आर इंटू आई टी प्लस एल डी आई टी बाय डी टी इज इक्वल टू 0। अब ये एक कैसी इक्वेशन है, ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यदि आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाओगे, और जब आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड इसमें लगाओगे तो यू विल गेट आई टी इज इक्वल टू ए, एक कांस्टेंट है, ई टू द पावर माइनस आर बाय एल इंटू टी। आपको यदि इसमें कोई डाउट है कि ये इक्वेशन कैसे आई है, एक्चुअली इट्स अ वेरी इजी मेथड। आप क्या करोगे, इस एल डी आई बाई डी टी को इस तरफ लेके जाओगे, डी टी का इसमें मल्टीप्लिकेशन करोगे, एक टर्म मिलेगी एल इंटू डी आई टी, एक टर्म मिलेगी आपको आई टी इंटू डी टी। और इस तरीके से आपने क्या किया, वेरिएबल सेपरेबल मेथड आपको याद होगी, तो हमने वेरिएबल को सेपरेट कर लिया और फिर उसको दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन। एंड लास्ट में जो हमारा फाइनल करंट होगा, ये हमारा स्टडी स्टेट करंट था और ये हमारा ट्रांजिएंट करंट है, तो इन दोनों का सम हमारा एक्चुअल IO करंट होगा। इन दोनों करंट को सम कर दिया तो IS की जगह हमने रख दिया Vm/Z साइन ओमेगा टी माइनस 5 प्लस IT की जगह हमने रख दिया A e टू द पावर माइनस R बाय L इंटू टी। ठीक है, वेर Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें ये जो हमने एक कांस्टेंट मिला है, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो इसमें बाउंड्री कंडीशन होगी एट ओमेगा टी इज इक्वल टू अल्फ़ा। जब अल्फ़ा था ओमेगा टी इज इक्वल टू, तो हमारा जो IO था वो 0 था अल्फ़ा पर, और अल्फ़ा के बाद वो क्या हो गया, इनिशियली तो 0 था और उसके बाद फिर वो बढ़ा धीरे धीरे। तो यहाँ से हमें t की वैल्यू मिलेगी t इज इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन ओमेगा। तो जहाँ जहाँ t है हम वहाँ रख देंगे अल्फ़ा अपॉन ओमेगा, और जहाँ जहाँ IO है वहाँ पे हम रख देंगे 0। तो जब ये रखेंगे ये दोनों इक्वेशन, दिस इज द बाउंड्री कंडीशन, और जब इस बाउंड्री कंडीशन को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, इस IO की जगह हमने रख दिया 0, Vm/Z साइन, इस t की जगह हमने रख दिया ओमेगा अल्फ़ा अपॉन ओमेगा, जिसमें ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया तो बचा सिर्फ अल्फ़ा माइनस 5 प्लस ए ई टू द पावर था आपका R बाय L, और t की जगह हमने रखा है अल्फ़ा बाय ओमेगा, तो ये टर्म हो गई R अल्फ़ा डिवाइड बाय L ओमेगा। ओके, सो इट्स, आप इसको एक बार कॉपी में सॉल्व करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा ये। अब यहाँ से हम इस A की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ये टर्म को इस तरफ ले जाएंगे और इक्वेशन क्या बन जाएगी, A इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें Vm/Z साइन अल्फ़ा माइनस 5, जहाँ पे अल्फ़ा को आपको याद रखना है, अल्फ़ा क्या है, फायरिंग एंगल है, और फाई क्या है, एंगल ऑफ लैग है। ठीक है, ड्यू टू द इंडक्टेंस। और ई टू दी पावर हो जाएगा, चूंकि ये डिवीजन में आएगा, इस टर्म को हम इधर ले गए तो इस पूरे के डिवीजन में आएगा ई टू दी पावर माइनस R अल्फ़ा बाय L ओमेगा, तो ये इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो इसका जो साइन है वो प्लस हो जाएगा। तो A इज इक्वल टू मिल गया, दिस इज द वैल्यू फॉर द A, और A इज इक्वल टू हमें मिल गया Vm/Z साइन अल्फ़ा माइनस 5 ई टू दी पावर R अल्फ़ा बाय ओमेगा L। ठीक है, ये हमें A की वैल्यू मिली। इस A की वैल्यू को हम हमारी इस मेन इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा IO इज इक्वल टू, ये टर्म तो ऐसी रहेगी Vm/Z साइन ओमेगा टी माइनस 5 प्लस इस A की जगह हमने रख दिया ये पूरी टर्म, तो हमें मिला माइनस Vm/Z साइन अल्फ़ा माइनस 5 ई टू दी पावर में। अब चूंकि यहाँ ई टू दी पावर में है R अल्फ़ा
डिवाइड बाय ओमेगा एल, और यहाँ ई टू द पावर में है माइनस आर बाय एल इंटू टी। तो इन दोनों, चूंकि ई की पावर में है तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा माइनस आर बाय ओमेगा एल। आर बाय ओमेगा एल को कॉमन निकाल लिया है, तो जब आर बाय ओमेगा एल को कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर बचेगा आपका ओमेगा टी, और इस वाले टर्म में आपका आर बाय ओमेगा एल कॉमन आ गया तो बचेगा सिर्फ अल्फा। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द करंट, एवरेज करंट। एवरेज करंट के लिए जो हमें एक्सप्रेशन मिला वो ये मिला, ठीक है। अब इसमें आप ये भी देख लीजिए कि अल्फा ओमेगा टी जो है वो अल्फा और बीटा के टर्म्स में है, अल्फा और बीटा के टर्म्स में है। तो हम वेवफॉर्म से हम देख सकते हैं कि जो हमारा प्रीवियस इक्वेशन था, वोल्टेज इक्वेशन जो था, उसमें हम ओमेगा टी इज इक्वल टू यदि बीटा रख देंगे तो लोड करंट आई ओ इक्वल टू, और लोड करंट आई ओ इक्वल टू 0 रख देंगे तो यही इक्वेशन, यही वाली इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी। मतलब हमने क्या किया, ओमेगा टी इज इक्वल टू बीटा, जब बीटा स्विच हुआ, जब बीटा एंगल तक वो एक्सटेंड हुआ तो ओमेगा टी इज इक्वल टू बीटा पर भी हम करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो करंट की वैल्यू हमें कैसे मिली, क्योंकि उस टाइम पे आई ओ क्या हो गया, 0 हो गया एट एंगल बीटा, बीटा पे वो 0 हो गया। तो एक बार वेव फॉर्म को देख लो आप फिर से, बीटा इस पॉइंट पे क्या हो गया, ये 0 हो गया और करंट भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस पॉइंट पर हमने क्या किया, इस इक्वेशन में ओमेगा टी इज इक्वल टू बीटा रखा, मतलब टी की जगह आप बीटा अपॉन ओमेगा रख दोगे, और आई ओ की जगह 0 रखा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 हो गया, ये वाली टर्म क्या हो गई आपकी, 0 हो गई। और ओमेगा टी इज इक्वल टू मैंने रखा यहाँ बीटा, तो हमें बीटा माइनस 5 वाला टर्म मिल जाएगा, माइनस वी एम अपॉन साइन अल्फा माइनस 5 ई टू द पावर माइनस आर बाय ओमेगा एल, और फिर अगेन ओमेगा टी इज इक्वल टू हम रख देंगे बीटा। तो जब आप इसको फाइनली सॉल्व करोगे तो ये आई ओ को तो हमने 0 रख दिया है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म को इधर ले आए, तो ये हो गया था बीटा माइनस 5, तो यहाँ पे ये टर्म मिल गई साइन बीटा माइनस 5, और यहाँ पे वी एम बाई जेड और वी एम बाई जेड एक दूसरे से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपको सिर्फ मिला साइन अल्फा माइनस वाई ई टू द पावर। पूरा एक्सप्रेशन यही है, बस ओमेगा टी की जगह हमने क्या रख दिया है, बीटा रख दिया है। तो दिस इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ एक्सटिंक्शन एंगल बीटा, और इन केस बीटा इज नोन, द एवरेज वी ओ इज गिवन बाय, मैं एक और इक्वेशन आपको बता रही हूँ। ये जो इक्वेशन हमने, एक मिनट, ये जो इक्वेशन हमने बनाई है, ये इक्वेशन बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बनाई है। मतलब इसमें हम ये मान के चलेंगे कि अल्फा हमें नोन है, फाई हमें नोन है, और आर एल हमें नोन है। तो जब ये सारी चीज़ें नोन होगी तो हम बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और यदि हमें बीटा की वैल्यू नोन होगी तब भी हम एवरेज करंट, एवरेज वोल्टेज की वैल्यू निकाल सकते हैं, और वो सिंपल इंटीग्रेशन करके निकाल सकते हैं। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। हम सिंपली, हमारा कंडक्शन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, हमारा कंडक्शन अल्फा से लेकर बीटा तक हो रहा है। वही टाइम पीरियड लिया हमने 1/2 पाई, एक साइकिल के लिए निकाल रहे हैं हम, और इसकी जगह हमने रख दिया वी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, और अल्फा और बीटा आप रख दोगे तो आपको मिल जाएगा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। तो दिस ऑल्सो बी द वैल्यू ऑफ द एवरेज वोल्टेज, जब कि हमें बीटा की वैल्यू नोन हो। तो ये इक्वेशन आपको कब काम आएगी, जब आपके पास अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू हो। तो जब अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू होगी तो वी एवरेज आप सिंपली इस तरीके से निकाल लोगे, और एवरेज करंट कैसे निकलेगा आपका, वी एम, इसी इक्वेशन को हम आर से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज करंट निकल जाएगा। एंड आर एम एस लोड वोल्टेज, अगेन हम आर एम एस लोड वोल्टेज के लिए इस वी एम साइन ओमेगा टी की जगह हम रख देंगे वी एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और इसका अंडर रूट ले लेंगे जैसा कि हमने प्रीवियस लोड में करा था, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को इंटीग्रेट करने के लिए आप इसको लिखोगे 2 कॉस ओमेगा टी माइनस 1/2, और फिर उसको इंटीग्रेट करोगे और लिमिट रखोगे अल्फा बीटा, तो आपको ये नीचे जो मैंने शो की है वो टर्म मिलेगी वी एम अपॉन
2 पाई अंडर रूट बीटा माइनस अल्फा माइनस 1/2 साइन 2 बीटा माइनस साइन 2 अल्फा। ठीक है, तो ये आपका आरएमएस लोड वोल्टेज हो गया, ये हो गया आपका एवरेज लोड करंट। और आरएमएस लोड करंट निकालने के लिए आप इस इक्वेशन को आर से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको आरएमएस लोड वोल्ट करंट मिल जाएगा। अब ये जो है ये भी आपका एवरेज लोड करंट है, और ये जो हमने एक्सप्रेशन निकाला ये भी हमारा एवरेज लोड करंट है। ये हमने एक स्टडी स्टेट कंडीशन को अज्यूम करके कि जब हमें बीटा की वैल्यू पता है उस टाइम पर हमने इस एवरेज लोड करंट को निकाला है, और इस यहाँ पर हमने स्टडी स्टेट और ट्रांजिएंट दोनों कंडीशन को कंसीडर कर कर वैल्यूज़ निकाली है। ठीक है, तो आई थिंक एम आई क्लियर इन दैट केस कि यदि हमें बीटा की वैल्यू नहीं पता है तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बीटा, और ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे। और यदि हमें बीटा की वैल्यू पता है तो सिंपली वी पुट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन एंड वी विल गेट द एवरेज वोल्टेज एंड करंट। ओके, नेक्स्ट ये है आपका कि हमने अभी आर लोड पढ़ा और आर एल लोड पढ़ा और उसके कैलकुलेशन करे। अब दिस इज द हाफ वेव रेक्टिफायर विथ आर एल लोड भी है इसमें, और फ्री व्हीलिंग डायोड यहाँ पर हमने कनेक्ट किया है। तो ये फ्री व्हीलिंग डायोड जो है इसके लगाने से हमें क्या होता है, हमने इसको लोड के साथ अक्रॉस में पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। इसको लगाने से आप देखिए हमारी वेव फॉर्म जो है वो इम्प्रूव हो गई है, वोल्टेज वेव फॉर्म भी इम्प्रूव हो गई है और करंट वेव फॉर्म भी इम्प्रूव हो गई है, और इसको हम कह सकते हैं करंट वेव फॉर्म भी हमारी कंटिन्यूअस हो गई है। ठीक है, तो इसका ऑपरेशन आप देखो कि जब आप इस थायरिस्टर को टर्न ऑन करोगे तो कंडक्शन सिंपली ये होगा, सोर्स से थायरिस्टर से एल आर मतलब लोड की तरफ, और ये कंडक्शन होगा। अब जैसे ही ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई पे टर्न ऑफ हो गया ये, और देखिए वोल्टेज नेगेटिव में नहीं गई। वोल्टेज नेगेटिव में क्यों नहीं गया? क्योंकि जैसे ही ये थायरिस्टर में यहाँ से वोल्टेज नेगेटिव होगा और थायरिस्टर टर्न ऑफ होगा, तो जो कंडक्शन थायरिस्टर के थ्रू हो रहा था अब वो कंडक्शन किसके थ्रू होने लगेगा? ये कंडक्शन इस फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू होने लगेगा। और वी ओ क्या है? वी ओ तो हमारा ज़ीरो हो जाएगा इस पॉइंट पे, क्योंकि जब ये डायोड कंडक्ट करेगा उस टाइम पे ये क्लोज स्विच की तरह बिहेव करेगा, और यदि क्लोज स्विच की तरह बिहेव करेगा तो ये दोनों टर्मिनल्स क्या है? ये दोनों टर्मिनल शॉर्टेड है, तो वी ओ क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर जो आउटपुट वोल्टेज है वो तो ज़ीरो हो जाएगा, बट आउटपुट करंट लोड के थ्रू कंटिन्यूसली फ्लो होता रहेगा। ठीक है, और ये कब तक फ्लो होगा? जब तक कि इस इंडक्टर में स्टोर एनर्जी इस फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू फ्लो ना हो जाए या डिसिपेट ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए कि पॉजिटिव में तो करंट धीरे धीरे बढ़ा, और जब नेगेटिव हाफ आई तब करंट धीरे धीरे यहाँ पे जाके रिड्यूस हुआ और अगेन फिर इंक्रीज होना शुरू हुआ। तो आउटपुट करंट जो है वो क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया, और हमारी जो वोल्टेज वेवफॉर्म थी वो इम्प्रूव हो गई, वो नेगेटिव में नहीं गई। तो यही एडवांटेज है फ्री व्हीलिंग डायोड का कि यदि हम फ्री व्हीलिंग डायोड कनेक्ट करते हैं तो सबसे पहले इसके मैं आपको कुछ एडवांटेजेस बताती हूँ कि सबसे पहले हमारा जो इनपुट पावर फैक्टर है वो इम्प्रूव हो जाता है। दूसरा, इनपुट पावर फैक्टर कैसे इम्प्रूव हुआ? क्योंकि जब नेगेटिव गई वेव फॉर्म वोल्टेज की और इनपुट वोल्टेज की भी, तब हमारा थायरिस्टर टर्न ऑफ हो गया और आउटपुट वोल्टेज हमारा इम्प्रूव हो गया। दूसरा, लोड करंट वेव फॉर्म इम्प्रूव हो गई, करंट वेव फॉर्म इम्प्रूव हुई, मीन्स आपकी करंट जो है वो कंटिन्यूअस हो गई। दूसरा जो है, ओवरऑल हमारा जो लोड का परफॉर्मेंस है वो बेटर हुआ, क्योंकि लोड में कंटिन्यूअसली करंट फ्लो हो रहा है। तो जो फ्री व्हीलिंग डायोड है इट्स एडवांटेजेस है इसका, यदि हम लगा देते हैं हमारे सर्किट में तो अब इस कंडीशन में भी हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं फटाफट, वी ओ आई ओ और वी आर एम एस आई आर एम एस का। वो बहुत ही आसान है, क्योंकि पिछला वाला जो आप यदि इतना टफ कर लिया तो ये आसान वाला भी आप कर लोगे।
अब इसमें हमने जो हमारा सर्किट ऑपरेशन है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला जब थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है और दूसरा मोड है जबकि आपका फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट कर रहा है। तो पहला जब थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है उस कंडीशन में वी एम साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू आर आई ओ प्लस एल डी आई बाई डी टी, ये इक्वेशन तो रहेगी जैसा हमारा प्रीवियस सेक्शन में था। आई ओ इज इक्वल टू अगेन ये स्टडी स्टेट करंट हो गया और ये ट्रांजिएंट करंट हो गया, इक्वेशन तो वही रहेगी। लेकिन इसमें जब हम इनिशियल कंडीशंस लगाएंगे तो एट ओमेगा टी इज इक्वल टू अल्फा आई ओ इज इक्वल टू कैपिटल आई ओ। क्यों हमने ये कंडीशन यहाँ पर इसलिए ली है कि आई ओ ज़ीरो नहीं हुआ है, आई ओ कंटिन्यूसली नेगेटिव डायरेक्शन में भी फ्लो हो रहा है और जब हमने वापस से ओमेगा टी इज इक्वल टू अल्फा पे ट्रिगरिंग पल्स दे दिए तो भी हमारा करंट कंटिन्यूस हो गया है। इसलिए यहाँ पर जो इनिशियल कंडीशन होगी वो ओमेगा टी इज इक्वल टू अल्फा पे आई ओ इज इक्वल टू एक कांस्टेंट करंट हमने अज्यूम कर लिया है। अब टी इज इक्वल टू अल्फा अपॉन ओमेगा, अगेन यहीं से ले लो, और आई ओ इज इक्वल टू आई ओ। तो इस कंडीशन को हम हमारी इस मेन इक्वेशन में पुट करके ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो जब हमने यहाँ पर पुट किया और ए की वैल्यू कैलकुलेट करी तो हमें मिला आई ओ माइनस वी एम बाई जेड साइन अल्फा माइनस फाइव ई टू द पावर दिस आर अल्फा अपॉन ओमेगा एल। ओके, अब ये जो ए की वैल्यू मिली उसको अगेन हम हमारी ओरिजिनल इक्वेशन में रख देंगे, इस ए की जगह रख देंगे तो हमें ये एक बड़ा सा इक्वेशन मिल गया। सिर्फ हमने इस ए की जगह रखा है आई ओ माइनस वी एम बाई जेड साइन अल्फा माइनस फाइव एंड दिस। ओके, तो ये कंडक्शन था अल्फा से लेकर पाई तक का। अब जैसे ही ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई पे, जैसे ही इस ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई पे वोल्टेज क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, लेकिन करंट जो है वो अभी भी मेंटेन्ड है और धीरे धीरे वो रिड्यूस हो रहा है। तो उस टाइम पर सर्किट आपका जो सर्किट होगा वो क्या होगा, सिर्फ सिंपल एक आरएल सर्किट होगा क्योंकि फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू कंडक्शन हो रहा है। तो वोल्टेज नहीं है, केवल इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। तो इसको हम कहेंगे दिस मोड इज कॉल्ड द फ्री व्हीलिंग मोड। और इसमें कंडक्शन वी एस की जगह ज़ीरो हो गया क्योंकि फ्री व्हीलिंग डायोड है, वोल्टेज नहीं है उसके क्रॉस, आर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप और एल के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। अगेन ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन में बन रहा है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का आप सॉल्यूशन निकालोगे, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन मिला दिस। अब अगेन यहाँ पर ये जो ए है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम हेयर, तो यहाँ पर भी हम इनिशियल कंडीशन रखेंगे। तो इनिशियल कंडीशन आई ओ इज इक्वल टू हमने रख दिया आई ओ वन। आई ओ वन क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पर आप देखो कि जब फ्री व्हीलिंग डायोड आया पिक्चर में तब ये करंट क्या हो रहा है, धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। तो हम इसको इस तरीके से अज्यूम कर सकते हैं कि पहले ये मान लो यहाँ पे आई ओ था, तो आई ओ से ये कहाँ तक गया, आई ओ वन तक गया, और फिर आई ओ वन से धीरे धीरे रिड्यूस होके वापस कहाँ तक आ गया, आई ओ तक आ गया। ठीक है, तो यही हमने अज्यूम किया कि इसके लिए है तो इनिशियल कंडीशन आई ओ थी, बट जैसे ये फ्री व्हीलिंग डायोड मोड स्टार्ट हुआ तो इसके लिए करंट की वैल्यू क्या है, आई वन है, और इससे वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। इसलिए यहाँ पर हमने जो इनिशियल कंडीशन रखी है आई ओ इज इक्वल टू आई ओ वन ई टू द पावर आर बाय एल टी माइनस पाई बाय ओमेगा। ठीक है, मतलब हमने यहाँ सिंपल इस ए की वैल्यू क्या रख दी है, यहाँ पे रख दी है। ठीक है, तो इसमें कांस्टेंट आई ओ वन आ गया ये, और ई टू दी पावर क्या है, ई टू दी पावर है आपका आर बाय पाई डिवाइड बाय ओमेगा एल, और यहाँ पर ई की पावर क्या है, माइनस आर बाय एल इंटू टी। तो यहाँ से हमने माइनस आर बाय एल को कॉमन निकाल लिया तो यहाँ सिर्फ टी बचा और यहाँ पे बचा पाई अपॉन ओमेगा। तो दिस इज द एक्सप्रेशन। ठीक है, तो मोड टू है जो वो पाई से लेकर टू पाई प्लस अल्फा तक हमने अज्यूम किया है। अब ये तो हमने एवरेज करंट की वैल्यू निकाली, एवरेज वोल्टेज भी हम सिंपली अल्फा से लेकर पाई तक इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब वोल्टेज को देखो, वोल्टेज कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है हमें, अल्फा से लेकर पाई तक मिल रहा है, बीटा तक नहीं मिल रहा है अब, क्योंकि हमने फ्री व्हीलिंग डायोड लगा दिया है। तो अल्फा से लेकर पाई तक हम अपने इक्वेशन को यदि इंटीग्रेट कर दे सिंपली 1/2 पाई टाइम पीरियड लेके, तो भी हमें एवरेज लोड वोल्टेज की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये मिलेगी 1/2 पाई अल्फा टू पाई वी एम साइन ओमेगा डी ओमेगा टी। इसको आपने इंटीग्रेट किया, अगेन हमें ओमेगा साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा
कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। अब इसमें आप जब वैल्यूज लिमिट्स रख दोगे तो लोअर लिमिट है हमारी अल्फा, अपर लिमिट है पाई, तो कॉस पाई आपका 1 होगा, -1 होगा और प्लस कॉस अल्फा। तो इस तरीके से आपको एवरेज वोल्टेज की वैल्यू मिल जाएगी। अब एवरेज लोड करंट यदि हमें निकालना है तो हम सिंपल इस वीओ को किससे डिवाइड कर देंगे, आर से डिवाइड कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे किया हमने वीओ अपॉन आर। तो इसी एक्सप्रेशन को आर से डिवाइड कर दिया तो हमें एवरेज लोड करंट की वैल्यू मिल गई। ओके, सो दिस कैलकुलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें इक्वेशंस जैसे मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में कहा था कि आप एक चार्ट बना लेना और डिफरेंट लोड्स के लिए एवरेज करंट, एवरेज वोल्टेजेस की वैल्यूज लिख लेना। तो आपको इस लोड के लिए भी मैंने आपको 2 लोड्स बताए हैं। एक पहला शुरू में मैंने आर बताया था, तो आर के नीचे आप एवरेज वोल्टेज, एवरेज करंट, आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस करंट की वैल्यू लिख लीजिए। आरएल लोड के लिए ये चारों वैल्यूज लिख लीजिए और आरएल लोड विथ फ्री व्हीलिंग डायोड के लिए ये चारों वैल्यूज लिख लीजिए। तब आप क्या कर पाओगे, कंपैरिजन भी कर पाओगे और उसको रिमेंबर भी रख पाओगे आगे तक। नेक्स्ट हमारा RLE लोड है। तो आई थिंक आज बहुत ज़्यादा ही हो गया है, इसलिए मैं RLE लोड को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। आप तब तक ये जो तीनों लोड्स मैंने आपको बताए हैं, इन तीनों लोड का आप स्टडी करके रखना और इसमें कोई भी डाउट आए आपको तो यू कैन आस्क मी इन द डाउट क्लास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंट डिफरेंट लोड्स पे हमें इनके ऑपरेशंस पता होने चाहिए एंड इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट्स ऑपरेशन। और इसमें वेवफॉर्म्स, सबसे जो यहाँ पर आपको याद रखने वाली बात है वो है इनकी वेवफॉर्म्स। यदि आपको सर्किट याद है और सर्किट के अकॉर्डिंग, जो हम तो सर्किट ऑपरेशन को ही वेवफॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वेवफॉर्म को भी आपको इसके साथ ही ड्रॉ करके देखना है, क्योंकि ये तो हमने अभी सिर्फ एक ही सर्किट को डिफरेंट लोड्स के लिए पढ़ा है और आप देखो कितनी सारी वेवफॉर्म हमने इसमें पढ़ ली है। हर सर्किट के साथ एक वेवफॉर्म है, आर के साथ वेवफॉर्म थी, आरएल के साथ वेवफॉर्म है, फिर मैंने आपको फ्री व्हीलिंग डायोड बताया तो इसके साथ वेवफॉर्म है। तो पूरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इट इज़ अ बेस्ड ऑन द सर्किट एंड इट्स वेवफॉर्म। यदि आपको ये 2 चीज़ याद है तो सर्किट ऑपरेशन को लिखना, याद करना बहुत ही ईजी हो जाता है। आप अपने आप से भी अपने वर्डिंग्स में भी इसको लिख सकते हैं। बट डोंट वरी, आई विल प्रोवाइड you the notes of it, so you can easily understand all the operations, all the waveforms, and in doubt class we will again discuss all the circuits and waveform. Okay, thank you.